हेलो फ्रेंड्स, आपका लर्न डीप में स्वागत है। आज हम लोग नए अध्याय पंचायत समितियां देखेंगे। पंचायती राज व्यवस्था और इसे स्थानीय स्वशासन के नाम से भी जाना जाता है, तो उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। पंचायती राज समितियां यह क्यों लाई गई थी, स्थानीय जो स्वशासन है यह कब विकसित हुआ, क्यों विकसित हुआ, क्या कारण रहा, उन सभी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो यह जो है टॉपिक है पंचायती राज व्यवस्था, स्थानीय स्वशासन। यह जो स्थानीय स्वशासन है, स्थानीय स्वशासन का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ स्थानीय स्तर पर लोगों को एक सीमित क्षेत्र में जो अधिकार प्रदत्त किए गए हैं, दिए गए हैं, उसका उपयोग करना, वही एक स्थानीय स्वशासन होता है। इसका हम दूसरे भाषा में भी बोल सकते हैं कि स्थानीय स्वशासन का तात्पर्य हुआ कि सीमित क्षेत्र में लोगों को शासन में भागीदारी बनाकर क्या करना, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित करना ही स्थानीय स्वशासन है। यानी एक क्या हो, सीमित क्षेत्र में, जो एक सीमित क्षेत्र में हो उसमें लोगों को भागीदारी बनाकर, किसमें भागीदारी, शासन में भागीदारी बनाकर लोकतांत्रिक जो विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित करना ही स्थानीय स्वशासन कहलाता है। तो वह मुख्यतः दो स्तर पर देखने को मिलता है। एक जो होता है स्थानीय स्वशासन, एक होता है नगरीय क्षेत्र में देखने को मिलेगा और एक ग्रामीण क्षेत्र में। तो ये दो क्षेत्र में क्या होता है, स्थानीय स्वशासन हमें देखने को मिलता है। नगरीय क्षेत्र में बात की जाए तो यह त्रिस्तरीय रूप में बटे हुए हैं। सबसे नीचे बात की जाए तो नगर पालिका, उसके बाद नगर पंचायत, फिर नगर निगम। और ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन के बात की जाए तो सबसे छोटा हो गया वह ग्राम पंचायत हो गया, फिर ब्लॉक पंचायत जिसे पंचायत समिति के नाम से भी जानते हैं, उसके बाद जिला परिषद। तो इस तरह की व्यवस्थाएं की गई है। स्थानीय स्वशासन को दो क्षेत्रों में डिवाइड किया गया, एक नगरीय क्षेत्र में और एक ग्रामीण क्षेत्र में। तो वही जो सीमित क्षेत्र होता है उसी में से क्या करना, लोगों को भागीदार बनाकर उस शासन में वहां पर क्या करना, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित करना ही स्थानीय स्वशासन कहा जाता है। तो उसी के बारे में देखेंगे, जिसे हम लोगों ने देखा कि किस तरह से लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को, स्थानीय जो लोगों को शासन में भागीदारी बनाकर सुनिश्चित करना, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित करना ही स्थानीय स्वशासन जाना जाता है। यह है जो अनुच्छेद 40 में इसका वर्णन किया गया था। अनुच्छेद 40 में क्या है, नीति निर्देशक तत्व, जिसे हम डीपीएसपी के नाम से भी जानते हैं। तो स्टार्टिंग में जो था पंचायती राज व्यवस्था या स्थानीय स्वशासन, इसे राज्यों के ऊपर छोड़ दिया गया था कि यानी राज्य अपने समर्थता के अनुसार, क्योंकि आपको पता होगा कि नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार दोनों में भिन्नता है। मौलिक अधिकार था जिसे लागू किया ही किया जाएगा, नीति निर्देशक तत्व वह राज्यों पे छोड़ दिया गया कि राज्य अपने क्या हो, समर्थता के अनुसार वह जैसे जैसे आप सामर्थ्य उसका बढ़ेगा वैसे वैसे वो उसे लागू कर सकता है। तो शुरुआती में तो इसे क्या कर दिया गया था, राज्यों पे छोड़ दिया गया था कि राज्य अपने समर्थता के अनुसार धीरे धीरे लागू करेगा। जिस तरह से हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था कि 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को सबसे पहले क्या हुआ, पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के नागौर जिला में स्थापित किया गया। उसके बाद दूसरा आंध्र प्रदेश में किया गया। तो इस तरह से जिसका क्वेश्चंस बार बार पूछता है कि सबसे पहले किस क्षेत्र में स्थानीय या पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया, नागौर राजस्थान का, तो उसे हम लोगों ने देखा। तो उसे क्या करने के लिए, संवैधानिक दर्जा प्राप्त करने के लिए कुछ समितियों का गठन किया गया। कुछ समिति बनाई गई जो क्या हुआ, इसे मार्गदर्शक के रूप में और इसे संशोधन के रूप में काम किया। तो कौन कौन से समितियां आई जो क्या क्या पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त कराने में उसका अहम भूमिका रहा, किस तरह से उसका कार्य प्रणाली को क्या किया गया, उस पर जोर दिया गया। तो फर्स्ट था बलवंत राय मेहता समिति। जो बलवंत राय मेहता समिति था वह 1947 में आया। यह त्रिस्तरीय पंचायत समिति था। यह क्या था, त्रिस्तरीय पंचायत समिति, आप समझेंगे। बलवंत राय मेहता समिति, इन्होंने 3 स्तरीय
पंचायत पर जोड़ दिया। त्रिस्तरीय मतलब इसमें 3 स्तर होंगे। कौन कौन सा स्तर होंगे? जिस तरह से हम लोगों ने अभी चर्चा किया कि जो ग्रामीण क्षेत्र में होंगे वो कौन होंगे? एक प्रथम स्तर पर क्या होंगे? प्रथम स्तर पर होंगे ग्राम पंचायत, और द्वितीय स्तर यानी मध्यवर्ती स्तर पर कौन सा होंगे? वह होंगे ब्लॉक पंचायत, जिसे हम पंचायत समिति के नाम से भी जानते हैं। और सबसे उच्च स्तर पर कौन होंगे? वह होंगे जिला परिषद। तो इन्होंने त्रिस्तरीय व्यवस्था को क्या किया? जोड़ दिया। उसके बाद दूसरा जो आया अशोक मेहता समिति, यह 1977 ईस्वी में आया। ठीक इसके 20 साल बाद 1957 में कौन सा आया? बलवंत राय मेहता समिति। ठीक उसके 20 साल बाद 1977 में अशोक मेहता समिति। यह 2 स्तरीय पंचायत समिति पर जोड़ दिया। यह जो 2 स्तरीय है उसकी बात किया। 2 स्तरीय, एक हो गया प्रथम स्तरीय पे क्या हो गया? यह मंडल पंचायत। मंडल पंचायत हुआ मंडल कहने का तात्पर्य हुआ ग्राम पंचायत। तो इन्होंने एक मंडल पंचायत और दूसरा इन्होंने जिला परिषद पर रखने की बात की। तो इस तरह से प्रश्न यहां से ही पूछ दिया जाता है कि 2 स्तरीय जो है कौन सा लेके आया समिति? तो वह अशोक मेहता समिति 1977 में। तो इन्होंने 2, एक ग्राम स्तर पर और एक जिला स्तर पर 2 स्तरीय समिति की बात की। उसके बाद GV.K. राव समिति, यह 1985 ईस्वी में। ठीक इसके कितने साल बाद? 8 साल बाद। तो 8 7 15 हो गया। 8 साल बाद GV.K. राव समिति आया। इन्होंने क्या किया? यह जो GV राव समिति था, इसका जो उद्देश्य था निर्धनता उन्मूलन, ग्रामीण विकास से संबंधित प्रशासनिक ढांचे की समीक्षा करना, यानी जो भी निर्धनता, जो गरीबी से उभरने के लिए जो काम किया जा सकता है तथा विकास संबंधित जो भी था उसकी समीक्षा करना, इन्होंने उसकी समीक्षा किया। इस समिति को GV.K. राव समिति को कार्ड समिति के रूप में भी जाना जाता है, तो आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद एक और समिति आई, कौन? LM सिंघवी समिति। ठीक इसके 1 साल बाद 1985 के बाद 1986 में। तो LM सिंघवी समिति था। उन्होंने क्या किया? यह जो समिति आई, इन्होंने संवैधानिक मान्यता देने की वकालत की कि इसको क्या होना चाहिए? पंचायती राज व्यवस्था को एक संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। तो इसकी बात, इसको कौन उठाया? यही LM सिंघवी समिति जो 1986 ईस्वी में आया। उसके बाद न्याय पंचायत की वकालत, इन्होंने क्या बोला कि एक क्या होना चाहिए? ग्रामीण स्तर पर, ग्राम स्तर पर एक न्याय पंचायत होना चाहिए। तो न्याय पंचायत की जो बात उठाई वह LM सिंघवी समिति के द्वारा ही प्रथम बार उठाया गया, और इन्होंने भी त्रिस्तरीय प्रणाली पर जोड़ दिया। उसके बाद इन्होंने राज्य वित्त आयोग गठन की भी बात की थी। तो आप ध्यान रखेंगे ये सब जो महत्वपूर्ण बिंदु है। तो LM सिंघवी समिति कब आया? 1986 में आया। उन्होंने किस किस बात पर जोड़ दिया? फर्स्ट, उन्होंने क्या किया? इसको संवैधानिक दर्जा देने की वकालत की। उसके बाद उन्होंने क्या किया? न्याय पंचायत यानी क्या होना चाहिए? ग्रामीण पंचायत, न्याय पंचायत यानी ग्रामीण स्तर पर पंचायत, तो ग्रामीण न्यायालय की बात इन्होंने की। उसके बाद इन्होंने त्रिस्तरीय प्रणाली पर इन्होंने भी जोड़ दिया। उसके बाद वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग यानी क्या होना चाहिए? एक राज्य वित्त आयोग का गठन होना चाहिए, उस पर इन्होंने जोड़ दिया। तो इस तरह से LM सिंघवी समिति, तो जो कुछ समितियां आई, कौन कौन से समितियां आई जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं और जो नॉलेज के लिए भी जरूरी है। तो पहला हम लोगों ने देखा कि बलवंत राय मेहता समिति, यह कब आया? 1957 ईस्वी में, जिन्होंने त्रिस्तरीय प्रणाली में किन्होंने जो प्रथम स्तर पर इन्होंने क्या बात किया कि जो प्रथम स्तर पर होना चाहिए वह ग्राम पंचायत होना चाहिए। उसके बाद इन्होंने मध्यवर्ती स्तर पर क्या बोला? मध्यवर्ती स्तर पर इन्होंने बात की ब्लॉक पंचायत यानी पंचायत समिति की। उसके बाद उच्च स्तर पर इन्होंने बात किया कि एक जिला परिषद का गठन होना चाहिए। तो त्रिस्तरीय प्रणाली को कौन? अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा 1957 ईस्वी। उसके बाद अशोक मेहता समिति, ठीक इसके 20 साल बाद 1977 ईस्वी में अशोक मेहता समिति ने 2 स्तरीय प्रणाली पर जोड़ दिया। इन्होंने बोला 2 स्तर पर होना चाहिए, एक मंडल पंचायत और एक उच्च स्तर पर। तो जो मंडल यानी ग्राम पंचायत और एक क्या होना चाहिए? जिला स्तर पर जिला पंचायत। उसके बाद कौन आया? उसके बाद आया GV.K. राव समिति, यह आया ठीक इसके 8 साल बाद 1977 में आया। कौन? अशोक मेहता समिति, ठीक उसके 8 साल बाद आया
सिंघवी समिति यानी 1985 में, तो जिसे हम कार्ड समिति के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने निर्धनता उन्मूलन के समीक्षा की तथा जो उससे संबंधित जो कार्यप्रणाली था उस पर उन्होंने बात किया कि निर्धनता उन्मूलन और विकास संबंधी क्या क्या किया जा सकता, उसकी समीक्षा इन्होंने किया। उसके ठीक एक साल बाद एल.एम. सिंघवी समिति, जिन्होंने क्या किया, एल.एम. सिंघवी समिति क्या करता है, पहली बार संवैधानिक दर्जा देने की बात करती है, त्रिस्तरीय प्रणाली पर इन्होंने जोर दिया। उसके बाद न्याय पंचायत की इन्होंने बात की, उसके बाद राज्य वित्त आयोग गठन की इन्होंने बात की। तो उसके बाद क्या होता है, इन सभी समितियों के बाद होता है 73वां संविधान संशोधन 1992। इस संविधान संशोधन में इन्हें क्या मिलता है, संवैधानिक दर्जा मिलता है। इससे पहले क्या एक कहानी और होता है, संवैधानिक दर्जा मिलने से पहले बात है 1989 की, यानी इस 1992 से पहले बात है 1989 का, जब राजीव गांधी की सरकार होती है। उन्हीं के टाइम में, राजीव गांधी के टाइम में क्या होता है, एक 65वां संविधान संशोधन किया जाता है, लाया जाता है। क्या नहीं जाता, संविधान संशोधन के लिए प्रस्ताव लाया जाता है। तो उस प्रस्ताव यही रहता है इसको संवैधानिक दर्जा देने के रूप में। तो जब उस प्रस्ताव को लाया जाता है तो लोकसभा में तो प्रस्ताव पारित हो जाता है, लेकिन राज्यसभा इस प्रस्ताव को पारित नहीं करती है। तो इस तरह से यह तो फेल हो जाता है। ठीक 1989 के बाद कुछ समय बाद जब नरसिम्हा राव की सरकार आती है, यानी नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री होते हैं 1992 ईस्वी में, तो वो क्या होता है, फिर एक 73वां संविधान संशोधन 1992 में आता है, जिसमें इसे संवैधानिक दर्जा देने की बात होती है। इसमें कुछ संशोधन कर फिर से इस बिल को लाया जाता है और इस बार क्या होता है, इस बार यह प्रस्ताव पारित हो जाता है। तो इस तरह से 73वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में यह प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है और इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो जाता है। जब संवैधानिक दर्जा प्राप्त होता है तो इसका जो वर्णन है किसमें है, भाग 9 में किया गया और अनुसूची 11 में किया गया, जिसकी चर्चा हम लोग पहले की भी क्लास में महत्वपूर्ण अनुसूचियां पढ़े थे। उस अनुसूची में भी हम लोग बात किए थे कि 11वीं अनुसूची में क्या किया गया है, पंचायती राज को लाया गया, 12वीं में नगर पालिका को लाया गया है और 10वीं में दल बदल। तो इस तरह से अनुसूचियां जो हम लोग पढ़े थे तो वहां भी पढ़े थे। तो इसमें अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक बात किया गया और इसी में नगर पंचायत में पंचायती राज में कितने कार्य क्षेत्र, 29 कार्य क्षेत्र पर भी बात किया गया कि 29 कार्य क्षेत्र को रखा गया है। तो आशा करते हैं आपको याद आ रहा होगा पिछले की क्लासों में जिसमें हम लोगों ने महत्वपूर्ण अनुसूचियां पढ़ी थी, इस पर भी चर्चा हुआ। तो कौन सा भाग में इसका वर्णन है, भाग 9 में अनुसूची 11 में अनुच्छेद 243 से 243 के ओ में 29 कार्य क्षेत्र को रखा गया और जो इसको मंजूरी मिला वह कौन सा मंजूरी मिला, त्रिस्तरीय प्रणाली को मंजूरी दिया गया। यानी ग्रामीण क्षेत्र में क्या होगा, त्रिस्तरीय प्रणाली होगा। जो प्रथम स्तरीय प्रणाली होगा वह ग्राम पंचायत होगा, मध्यवर्ती प्रणाली होगा वह ब्लॉक पंचायत या पंचायत समिति के रूप में जाना जाएगा और जो उच्च स्तरीय प्रणाली होगा वह जिला स्तर का प्रणाली होगा। तो ये 3 स्तरीय प्रणाली को मंजूरी मिला और यह जो आधार रखा गया 20 लाख से कम जनसंख्या पर 2 स्तर, यानी 20 लाख से ऊपर रहेगा तभी यह त्रिस्तरीय प्रणाली को लागू किया जाएगा, अन्यथा जब उससे कम रहेगा तो 2 स्तरीय प्रणाली को ही रखा जाएगा, एक प्रथम स्तरीय और उच्च स्तरीय। उसके बाद इसमें सीटों का आरक्षण ठीक उसी प्रकार किया गया है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा में किया गया है। जो हम लोग पढ़े थे अनुच्छेद 330 में किया गया है, किस तरह से आरक्षण की बात की गई है, तो उसी तरह सीटों का भी आरक्षण यहाँ पे भी किया गया है। उसके बाद महिलाओं के लिए क्या है, 1/3 कम से कम सुनिश्चित कर दिया गया है कि टोटल सीटों की संख्या का 1/3 महिला के लिए आरक्षित होगा और मैक्सिमम नो लिमिट। तो इस तरह से महिलाओं को भी आरक्षण दिया गया। उसके बाद SC ST के लिए जनसंख्या के अनुपात में, यानी जिस तरह से जनसंख्या होंगे उस अनुपात में ST ST के लिए भी क्या होगा, आरक्षण दिया गया है। तो आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग, यानी जो चुनाव है इसका चुनाव कराने का किसके अंडर में जिम्मा सौंपा गया है, राज्य निर्वाचन आयोग को। आपको पता होगा कि जो केंद्र स्तर पर लोकसभा का चुनाव, राज्यसभा का चुनाव, MLA का, MP का और जो राज्य स्तर पर जो विधायक का चुनाव होता है वो
करवाने का अधिकार किसको है? निर्वाचन आयोग को। और जो पंचायती राज व्यवस्था में है उसमें जो चुनाव कराने का है वह राज्य निर्वाचन आयोग के अधीन में आता है। प्रश्न कभी कभी यहां से भी पूछ दिया जाता है। तो इस चुनाव की जिम्मेवारी किसको दी गई? राज्य निर्वाचन आयोग की, ना कि केंद्र निर्वाचन आयोग की। अगर विधायक किसी में पूछ दिया तो वह हो जाएगा केंद्र यानी निर्वाचन आयोग को दिया गया, राज्य को नहीं दिया गया। उसके बाद कार्यकाल की बात की जाए तो इनका कार्यकाल 5 वर्ष है और विघटन की स्थिति में 6 माह में चुनाव, अगर विघटन हो गया तो 6 माह के अंदर में कराना होता है। हालांकि कहीं कहीं राज्य में इसे लेट होते हुए भी देखा गया है। यह राज्य के ऊपर डिपेंड करता है कि वो 6 माह में, इसका जो समय सीमा 6 माह किया गया, कहीं कहीं लेट भी हो जाता है, देखने को मिला है। उसके बाद है चुनाव के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष। तो यानी 21 वर्ष क्या, यानी उसमें उसको खड़ा होने के लिए, जिस तरह से हम लोगों ने देखा था कि लोकसभा में 25 वर्ष, राज्यसभा में 35 वर्ष जो आयु था, उसी तरह ठीक जो पंचायती राज में है इसमें जो चुनाव के लिए जो न्यूनतम आयु है वह 21 वर्ष बात की गई है, तो ध्यान में रहेगा आपको। उसके बाद है प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्य वित्त आयोग का गठन, यानी प्रत्येक 5 वर्ष पर क्या किया गया? एक राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। इसका गठन कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्य वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाएगा? वह राज्यपाल के द्वारा। इसकी जो अनुशंसा है वह LM सिंघवी समिति के द्वारा भी किया गया था कि एक क्या होना चाहिए? राज्य वित्त आयोग का गठन होना चाहिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे पंचायत की संरचना, किस प्रकार से पंचायत की संरचना है, उनकी क्या क्या भूमिका है। तो पंचायत की संरचना 3 तरह का त्रिस्तरीय प्रणाली को मान्यता दिया गया, मंजूरी दिया गया, जो हम लोगों ने देखा 73वां संविधान संशोधन में। उसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, इसी को ब्लॉक पंचायत के रूप में भी जानते हैं। उसके बाद जो ग्राम पंचायत है उनका जो हेड होता है वह मुखिया कहलाता है, यानी ग्राम पंचायत का जो हेड होता है वह मुखिया होता है। इसका जो मुखिया का जो काम है वह है ग्राम स्तर पर विकास योजना और क्रियान्वयन एवं रणनीति को पहचानना, यानी क्या ग्राम स्तर पर क्या विकास किया जा सकता है, क्या क्या जरूरत है, उसके क्रियान्वयन एवं रणनीति को पहचानना। यह है क्या, किसका काम? ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत पर मुखिया का। उसके बाद ग्राम पंचायत समिति जिसका प्रमुख होता है, उसमें क्या होता है? पंचायत समिति का ग्राम पंचायत की वार्षिक योजनाओं पर विचार विमर्श तथा समेकित योजनाओं को जिला परिषद यानी प्रस्तुत करना। यानी जो कहने का मतलब है ग्राम पंचायत का जो वार्षिक योजना है उस योजनाओं पर क्या करना? विचार विमर्श करना कि उसको किस तरह से लाया जाए, किस तरह से काम किया जाए। तो उसके वार्षिक योजनाओं पर क्या करना? वह विचार विमर्श करने का अधिकार किसको है? वह है पंचायत समिति को, यानी जो उसका प्रमुख है। और उसको क्या करना? प्रस्तुत करना किसके सामने? जिला परिषद के सामने। यानी कहने का मतलब कोई रिक्वायर्ड है, कहीं कुछ कमी है तो उसको विचार विमर्श कर क्या करना? जिला परिषद के सामने प्रस्तुत करना। तो इस तरह से उनकी भूमिका है पंचायत समिति की। उसके बाद जिला परिषद की बात की जाए, उसका जो प्रमुख होता है वह अध्यक्ष होता है। उसका जो कार्य है समन्वय एवं पर्यवेक्षक के रूप में, यानी किस तरह से काम हुआ है और उसका पर्यवेक्षक उन्हें उसका निरीक्षण कर सकता है, देखभाल कर सकता है किस तरह से कार्य हुआ है नहीं। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पंचायत की संरचना को भी देखा और जिस तरह से हम लोगों ने ग्राम पंचायत में क्या देखा कि जो मुखिया का क्या काम है, क्या कार्य दिया गया है, किससे संबंधित है। उसके बाद सरपंच, उसमें क्या एक सरपंच है जो एक ग्राम कचहरी के रूप में भी कार्य करती है। तो उसे जो सरपंच को है वह फौजदारी एवं दीवानी मामले में भी क्या किया गया है? अधिकार दिया गया है कि अगर उससे संबंधित कोई विवाद हो, कोई मुद्दा हो तो वह क्या कर सकता है? वह हल कर सकता है। लेकिन इसकी कुछ सीमाएं हैं, कुछ ही सीमाएं तक उसको दिया गया है। क्या है सीमाएं? कि अगर क्या हो दीवानी मामले हो तो वह 10,000 के अंडर, यानी 10,000 तक रिलेटेड का कोई समस्या हो तो वहां तक का वो समाधान कर सकता है। तो सरपंच को अधिकार दिया गया। उसके बाद पंच की भी व्यवस्था की गई है। तो इस तरह से हम लोगों ने पंचायत की संरचना भी देख लिया। और यह आपको ध्यान में होगा कि त्रिस्तरीय प्रणाली वहां ही लागू होता है जहां पर क्या हो 20 लाख से जनसंख्या अत्यधिक हो, और जहां 20 लाख से जनसंख्या कम हो वहां पर 2 स्तरीय प्रणाली ही लागू किया जाएगा। तो इस तरह से आज हम लोगों ने देखा पंचायती राज व्यवस्था जो स्थानीय स्वशासन के रूप में किस तरह से लाया, क्या क्या उसकी भूमिका रही। और आपको एक बात और बता देते हैं, यह जो फैक्ट है हम लोगों ने
पीटी के दृष्टि से देखा है, यानी पीटी में जितने भी इससे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा सकते हैं, बन सकते हैं, उन्हें हम लोगों ने देखा। हाँ, मेंस की दृष्टि से इसके लिए यह पर्याप्त नहीं है। अगर आप मेंस का तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए क्या होना चाहिए, कुछ और भी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे मेंस के लिए इसका उद्देश्य क्या था लाने का, पंचायती राज व्यवस्था का, उसके बाद इसकी समस्या क्या क्या हुई है लाने में, उसे भी आपको देखना होगा, इसका समाधान क्या है। तो इस सभी बिंदुओं पर आपको अध्ययन करना होगा अगर आप मेंस का तैयारी कर रहे हो। तो पीटी के फैक्ट से आपको मैक्सिमम इससे क्वेश्चन बन जाएगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम। और बाकी जो कुछ क्वेश्चंस हो सकता है इसमें बता नहीं पाए या स्लिप ऑफ टंग हो गया होगा, तो हम लोग जब इसका ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चंस लाएंगे उसमें बचे हुए कुछ क्वेश्चंस पर चर्चा हम लोग कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अब हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।